हेलो डी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि वर्नर का सिद्धांत हम आपको शुरू से लेकर अंत तक एकदम अच्छे से विधिवत समझाएंगे। पहले हम आपको थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको एक स्टेप समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अल्फ्रेड वर्नर ने सर्वप्रथम 1893 में उप सहसंयोजक अथवा जटिल यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया। मतलब कुल मिला जुलाकर आपको अगर बताया जाए, अल्फ्रेड वर्नर ने अगर बताया है किसी के बारे में, वो तो वह है उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फ्रेड वर्नर ने किसके बारे में बताया है, तो आप उनसे बताइएगा कि अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजक यौगिक, जिसे हम बोलते हैं जटिल यौगिकों के गुणों एवं संरचना का विस्तृत अध्ययन किया। मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनके गुणों का जटिल अध्ययन, मतलब देखा जाए जटिल यौगिकों या तो उप सहसंयोजक या तो जटिल यौगिकों का क्या किया, विस्तृत अध्ययन किया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आधार पर उन्होंने उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणों की संरचना की व्याख्या करने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब कि जो उप सहसंयोजक यौगिक है बच्चों, उसी का उन्होंने अध्ययन किया और उसी यौगिक बोले ना, देखिए उसी यौगिकों के गुणों एवं संरचना की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब वही जो जिस मतलब उप सहसंयोजक यौगिकों का जो उन्होंने अध्ययन किया, उसी के गुणों और संरचना, ध्यान दीजिएगा, उसी के गुणों और संरचना की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उसी को बोला गया वर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत। बस अब आपको क्लियर हो गया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करिए बिना देखे, तो आप कहेंगे कि वर्नर ने उप सहसंयोजक यौगिकों की या जटिल यौगिकों का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और उसके गुणों और संरचना की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। और इसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इतना बात ही आप ध्यान देंगे। और यहाँ तक कि इन्हें जटिल यौगिकों के रसायन का जनक भी कहा जाता है। जटिल यौगिकों के रसायन का जनक, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब तो ये इनके सिद्धांत में क्या बातें हैं, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो देखिए पहला, देखिए पहला आपका यही है कि समन्वय यौगिकों, अर्थात बच्चों समन्वय यौगिक मतलब समझ रहे हैं, उप सहसंयोजक यौगिकों, उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। तो अभी हम आपको सहसंयोजक यौगिक दिखाते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो आप सहसंयोजक यौगिक जो भी देखते हैं उसमें केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, एक प्राथमिक और द्वितीयक। दूसरा आपको यहाँ बताया जा रहा है, अगर हम दूसरा यहाँ बात करें बच्चों, तो देखिए दूसरा की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आप प्राथमिक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए प्राथमिक संयोजकता जो होता है आक्सीकरण अवस्था से संबंधित होता है, द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या संबंधित होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, दूसरा पॉइंट बोला गया है कि प्राथमिक संयोजकता आक्सीकरण अवस्था से संबंधित होता है, द्वितीयक संयोजकता किससे संबंधित होता है, उप सहसंयोजन संख्या से संबंधित होता है। क्लियर। अब देखिए, अब बातें बोला गया प्राथमिक संयोजकता के बारे में, आपने द्वितीयक संयोजकता के बारे में बातें समझ ली हैं। प्राथमिक संयोजकता ध्यान दीजिए, अब प्राथमिक संयोजकता के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, वह ध्यान दीजिए। ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, आयनन योग्य होती है। प्राथमिक संयोजकता बारे में बताया जा रहा है। और प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, बिंदुदार। ओके। और उसके बाद प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन को उपसर्ग यौगिक के कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। ये बच्चों रहे प्राथमिक संयोजकता के बारे में। मतलब यहाँ बताया गया है कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है
आपने देखा कि वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, पहला पॉइंट ए पॉइंट। और बी पॉइंट में आपने देखा कि इसे बिंदुदार द्वारा दर्शाते हैं। और यहाँ तक कि आपने सी पॉइंट में देखा, सी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, सी पॉइंट में हमने देखा कि इसे कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे आपका डी पॉइंट यहाँ दिखाया जा रहा है, डी पॉइंट, कि इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है। अदिशात्मक मतलब कि देखा जाए इनका कोई शेप नहीं बन पाता, जिसके कारण ये उपसंहसई यौगिकों की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होता। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्यामिति बनता है, लेकिन यह जो प्राथमिक संयोजकता है यह रोल नहीं निभाता। आइए बच्चों, ये सारी बातें हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, ये आपका रहा प्राथमिक संयोजकता के बारे में। आइए द्वितीय संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय संयोजकता क्या कहता है? देखिए, द्वितीय संयोजकता जो आपको यहाँ बताया गया है, द्वितीय संयोजकता अन्य प्रकार, प्रत्येक धातु की द्वितीय संयोजकता निश्चित होती है। द्वितीय संयोजकता बच्चों फिक्स होती है। और यह संयोजकता धातु की समन्वय संख्या होती है। यह धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। द्वितीय संयोजकता कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्लियर? इनकी संतुष्टि यौगिकों के संकुल भाग निर्माण होता है। इनकी संतुष्टि जो होता है संकुल भाग निर्माण होता है। यहाँ बात आप ध्यान दीजिएगा। इन्हें बच्चों हम सतत रेखा द्वारा दर्शाते हैं। और डी पॉइंट है कि धातु तथा इसकी द्वितीयक संयोजकता संबंधित लिगेंडों, यहाँ पे हम लिखिए, देखिए डी पॉइंट ध्यान से, धातु तथा इसकी द्वितीय संयोजकता से आबंधित लिगेंडों को संकुल के सूत्र के कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे जो बच्चों द्वितीय संयोजकता होती है ना, यह कोष्ठक के अंदर होता है। प्राथमिक संयोजकता को हम कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और ई पॉइंट है, ई वाला पॉइंट है कि इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, जिसके कारण उपसंहसई यौगिकों की ज्यामिति क्या होती है? निर्धारित होती है। इनकी बच्चों जो प्रकृति होती है दिशात्मक होती है। यह बातें आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि द्वितीय संयोजकता केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अंतराल में निश्चित दिशाओं की ओर अवलक्षित होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, द्वितीय संयोजकता केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अंतराल में निश्चित दिशाओं की ओर अवलक्षित होता है। जो द्वितीय संयोजकता होता है वह केंद्रीय परमाणु जो होता है उसके चारों ओर एक ज्यामिति के साथ परिलक्षित होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति के साथ। अगर 6 द्वितीय संयोजकताएँ होगी तो अष्टफलक का निर्माण करेंगी। अगर चार बच्चों द्वितीय संयोजकता होगी तो वो आपका चतुष्फलक का निर्माण करेंगे। ये बच्चों रहा आपका थ्योरी पार्ट, ध्यान देना। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सीखेंगे कि बच्चों आप यहाँ से आप इसे आराम से विधिवत ढंग से नोट्स भी बना सकते हैं। अगर पीडीएफ पाना है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा एकदम विधिवत ढंग से। बच्चों एकदम नोट्स की तरह आप पा सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि हम लोग ये जो बातें प्राथमिक संयोजकता द्वितीय संयोजकता बोले हैं वो है कहाँ। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से आप लोग सभी लोग को ध्यान से देखना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से देखें। बस 1 मिनट बच्चों। ध्यान से बच्चे देखना। देखिए अगर हम आपको दिखाएं तो ध्यान से देखिए। जैसे हम ले रहे हैं K4, यहाँ से बच्चों ले रहे हैं जैसे K4, यहाँ से FeCN6। तो हमने आपको बताया कि जो प्राथमिक मतलब कि यही बच्चों देखा जाए बहुत जटिल यौगिक है, अर्थात वर्नर ने इसी के बारे में विद्युत अध्ययन किया। इस प्रकार की यौगिकों को हम बोलते हैं उपसंहसई यौगिक या जटिल यौगिक। इसी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इसके गुण और संरचना की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वह सिद्धांत उन्होंने दिया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं बच्चों, ये इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। समझ जाइएगा, केंद्रीय धातु परमाणु यही होता है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है यह बच्चों 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। यही इन्होंने बताया, केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। अब 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक बच्चों प्राथमिक संयोजकता
उन्होंने क्या होता है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता बच्चों जो बताया उन्होंने, यह इसी की आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी जो कि +2 के बराबर होगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या खुद का कोई उसका ऑक्सीकरण संख्या वो जो प्राथमिक संयोजकता होगा। और यहाँ पे द्वितीय संयोजकता, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CN की 6 है तो यह इसकी द्वितीय संयोजकता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, समन्वय संख्या रहेगा, वह उसकी बताता है द्वितीय संयोजकता। अब बताया गया प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड द्वारा दर्शाते हैं। और प्राथमिक संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए ध्यान देना है बच्चों, ऋणायन भी होना चाहिए। प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताइए आप। प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड द्वारा दर्शाते हैं। प्राथमिक संयोजकता की कोई शेप नहीं होता, कोई बच्चों फिक्स शेप नहीं होता। और द्वितीय संयोजकता को हम गाढ़ी लाइन द्वारा दर्शाते हैं। इसका एक फिक्स शेप होता है। यह क्या होता है, यह कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है और यहाँ पे हम प्राथमिक कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। ये सब के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जो द्वितीय संयोजकता होती है वह अगर 6 रहती है बच्चों, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो इसकी जो शेप बनेगा वो बनेगा अष्टफलकी। अगर 4 रहेगा तो बच्चों बनेगा वर्ग समतली। तो ऐसे ही बच्चों इसी के बारे में वर्णन अध्ययन किया था। अब थोड़ा सा आप हमारे थ्योरी को इसको मिलाएंगे तो आप समझ पाएंगे। तो ओके, आप अपनी टॉपिक इसी पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।